कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया? जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो प्लीज कर ले। ठीक है, तो हम यहाँ सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि थोड़ा जो पितृदोष को लेके कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं या शायद मिसकंसेप्शंस हैं उनको जानने के लिए, है ना। ये पितृदोष क्या है? सबसे पहले आजकल जाइए तो जो लोग देखते हैं, कुंडली देखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बोलते हैं कि चलिए जी आपके ग्रह थोड़े अच्छे नहीं चल रहे, आपको पितृदोष है। ठीक है, ग्रहों के मामले में तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको सीधा ये बताना चाहूंगी कि पितृदोष क्या होता है। ठीक है, हमारे संस्कार में, हिंदू संस्कार में, संस्कृति में, जो भारत की पुरानी परंपरा रही है, उसमें हम लोग गॉड की तरह मानते थे अपने पहले माता पिता को, राइट। और माता पिता के भी संस्कार इतने अच्छे थे कि वो गॉड की तरह मानने लायक थे, राइट। वो बच्चों के लिए आइडियल होते थे और बहुत दोनों तरफ से चीजें चलती थी। अब ना तो संस्कृति वैसी रही ना संस्कार, तो करते क्या है हम लोग, जाने अनजाने अपने माँ बाप या पूजनीय लोग जो भी हैं, गुरु हैं, ईस्ट हैं, माता पिता हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं अनादर कर देते हैं, उनका दिल दुखा देते हैं। तो उससे जो दोष लगता है वो पितृदोष कहलाता है। इन द सेम टाइम जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने जो भी काम किए, अच्छे या बुरे, लोग कहते हैं ना कि जो जिसके माँ बाप अच्छा कर्म करते हैं उसके बच्चों को वैसे ही संस्कार मिलते हैं, उतने ही अच्छी तरह से वो लोग रह पाते हैं, है ना। तो अब क्या जब वो माता पिता, ये ईस्ट गुरु देवी देवता, इन लोगों ने भी कुछ ऐसा किया जिससे हमें दुख हो, तकलीफ हो, या फिर किसी और को दुख हो, तकलीफ हो सांसारिक चीजों में, तो उनको जो दोष लगता है वो भी कहीं ना कहीं हम अपने साथ कैरी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोष जो चीज है, जैसे शारीरिक दोष है, मानसिक दोष है, उसका जो इम्प्रेशन है हमारे डीएनए तक चला जाता है, राइट। और जब डीएनए अगर हम देखें तो हमारा डीएनए हमारे माँ बाप के डीएनए से मैच करता है ना, हम उन्हीं के संस्कार लेके आ जाते हैं। तो उस डीएनए से हम जो कर्मास कैरिड फॉरवर्ड कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए पितृदोष है, या फिर उनका ऋण, उनके किए हुए काम, उसका भुगतान भी हमें करना पड़ता है, वो भी पितृदोष है। दोनों तरह से ये पितृदोष लगता है। ठीक है, ये ग्रहों की स्थिति उस ढंग से फिर हो जाती है हमारे कुंडली में, सब कुछ अच्छा रहते हुए भी सब बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ भी काम आगे बढ़ेगा नहीं। सारे टेस्ट करा लो, रिपोर्ट्स एकदम टोटली नॉर्मल आएंगे, हमारा शरीर चलेगा नहीं। मतलब शारीरिक, मानसिक, लौकिक, परालौकिक, हर लेवल पे जो हम बहुत ज्यादा ज्यादा स्टक फील करते हैं, मूवमेंट नहीं समझ आती, कुछ भी नहीं कर पाते, कितने भी अच्छे कर्म करते हुए भी, या फिर कोशिश भी करते हैं कि हम बहुत अच्छा करें फिर भी हम नहीं कर पाते, ये सब वो बंधन है जिसको पितृदोष बंधन बोलते हैं, नाम उसका पितृदोष हो गया है। ठीक है, तो हमें अब हम अगर अभी अपने आप पे काम करें तो हमारे डीएनए में अगर कोई अंतर आए, चेंज हो, पॉजिटिव चेंज, तो हमारे पूर्वजों को भी और आने वाली पीढ़ी को भी पूरी तरह से ठीक कर सकता है ना। कई साइंटिस्ट ने ऐसा प्रयोग किया कि उस वंश के कोई लोग कहीं पे भी कुछ कर रहे हैं तो सेम पैटर्न बहुत दूर उनके वंश के जो लोग हैं उनमें भी वो डेवलपमेंट या फिर बाकी चीजें आ रही हैं। ऐसा साइंस ने भी आज के डेट में प्रूव कर दिया है। जैसे यहाँ किसी स्पेशीज ने कुछ करना सीखा तो वो चीज दूसरे जगह पे, दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे आइलैंड में, वही स्पेसिस के उसके अंदर वो चेंजेस आने लगेंगे। डीएनए इस ढंग से काम करता है। कोई संस्कार आते हैं, डीएनए संस्कार, वो एक जगह चेंज होने से बहुत दूर दूर तक भी उन लोगों में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आज अगर आप जब तब ध्यान, दान, पुण्य करते हैं तो चीजें इसलिए कटती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं और लोगों को भी प्रभावित करती हैं, उनको भी ठीक करती हैं। और जो लोग कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी
हमें कहीं से कुछ फल नहीं मिलता, हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें, तो हो सकता है आपका डेबिट बैलेंस कुछ ज्यादा हो, आपका आपके पूर्वजों का, है ना। सबसे पहले वो सेटल डाउन होगा, फिर आपकी लाइफ में मूवमेंट शुरू होगी। तो लगातार अच्छे कर्म करते ही रहने चाहिए। उसके लिए ये गिव अप नहीं कर देना चाहिए कि जी हमने तो बहुत बढ़िया कर लिया, इतना कुछ कर लिया, फिर भी हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, या हमारी लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। क्लियर है? थोड़ा समझ पा रहे हो आप लोग, कहीं से कनेक्ट कर पा रहे हो इस बात को? अब क्या है इस चीज में, होता क्या है जब हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं। ध्यान क्या है? अब लोग कहते हैं भाई हम स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? एक्चुअली इससे भी लोग भटक रहे हैं, है ना। लोग कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, आजकल इसको फैशन बना लिया है लोगों ने कि भाई स्पिरिचुअलिटी इज अ फैशन, हम उसका हिस्सा हैं। लेकिन एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है? हम जो एक्चुअल जो हमारा सोर्स है, या हम जो हैं एज इट इज उसको जान पाए, यही स्पिरिचुअलिटी है ना। लोग कहते हैं हम परमात्मा का अंश हैं जी, तो आप परमात्मा कैसे नहीं हुए? है ना, वही डिवाइन बीज हमारे भी अंदर है। सिर्फ जैसे ही हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, उसको जान पाते हैं, थोड़ी देर के लिए भी महसूस कर पाते हैं, तो हम डिवाइन हैं। हमें कोई भी दोष नहीं छू सकता। ठीक है, क्या है कि हम अपने पैटर्न्स बनाते हैं, बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, और उसी में फंस के रह जाते हैं। ठीक है, कभी हम, आपने देखा है कि हमारा माइंड हम पे कंट्रोल करने लग जाता है, हमारे इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं, हमारे सिचुएशंस हम पे हावी हो जाता है, राइट। लेकिन एक्चुअली वो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है जी, लोग बहुत बोलते रहते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम ऐसा करते रहते हैं। क्या, अगर जस्ट सपोज अगर मुझे कोई कहे कि तुम गधी हो, ठीक है, क्या मैं गधी हो जाऊंगी इन प्रैक्टिकल लाइफ? अगर सोचा जाए तो जो लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, ये उनका परसेप्शन है आपको लेके। वर्स्ट से वर्स्ट एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आप उनके परसेप्शन के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप समाज को सुधारते चलो कि भाई मेरे बारे में वो अच्छा सोचे, इसको दिखाने के लिए, इसको करने के लिए हम अपनी आधी जिंदगी जीते हैं, राइट। लोग क्या कहेंगे, अच्छा उसने अच्छा बोलना है इसलिए मैं अच्छी तरह रहूंगी, उसको दिखाने के लिए, उसको ऐसा पसंद है इसलिए मैं अच्छी तरह से रहूंगा। हम रियल कहां रहे? तो अपने रियलिटी को जानना, वी आर द ऑनर ऑफ आवर माइंड, बॉडी, हेल्थ, इमोशन। हमारे शरीर के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके कमांडर हम हैं, ना कि ये हमारे कमांडर हैं। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो क्या, यही सारे हमें कमांड करते रहते हैं, और हम अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंसते रहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जो एग्जिस्ट करती है हमारे लिए। आप समझ पा रहे हो मैं जो बोल पा रही हूँ? हमारा बनाया हुआ बहुत कुछ है। तो जिस सोर्स के हम अंश हैं, उससे कनेक्ट होना, उसको जानना, उसको अपने अंदर फील करना, और खुद डिवाइन हो जाना एक समय पे आके, ही स्पिरिचुअलिटी है। इसके अलावा कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे पूजा पाठ, जप तप दान धर्म, लोग इसलिए कहते हैं भाई कि उस समय आप थोड़ा प्योर फील करो, मंदिर जाओ, क्योंकि मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वहां आदमी नहीं चाहते हुए भी कंसंट्रेट होने लगता है, वहां घंटी लगाई हुई है, ठीक है, चर्च में सारे रिचुअल्स ऐसे हैं, बिल्कुल साउंड ऐसा शांत रहता है, ठीक है। अगर उधर जाओ मस्जिद में तो मुल्ला चिल्लाते हैं, बोलते हैं, लोगों को जगाते हैं एक साथ, क्यों? उस साउंड के पेरीफेरी में आने पे आदमी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं। वो शांति हम एक जगह बैठ के भी तो ले सकते हैं। कैसे? हमारे अंदर मन के कौतूहल को शांत करके, है ना। और जो ये कर पाते हैं वही स्पिरिचुअल है कि नहीं?
स्पिरिचुअलिटी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर जर्नी हमें उसी डेस्टिनेशन तक लेके जाती है ताकि हम अपने सेल्फ को या हायर सेल्फ को जान सके। ठीक है। अब इसमें ये सेशन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मिसकंसेप्शन, परसेप्शन बहुत लोग बना के बैठे हैं। उनका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो अपना हाथ ऊपर करें और प्लीज पूछें ताकि मैं उसको थोड़ा और क्लियर कर पाऊं। हाँ श्रद्धा बताइए, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। जो होस्ट है प्लीज श्रद्धा को अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो। हाँ मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने कहीं सुना था कि अगर कोई पेड़ काट देता है, अगर हमारे पितरों ने भी काटे होंगे या हमारे लीनिएज में किसने भी काटा होगा तो उसका दोष भी हमें लगता है, वो भी दोष में आता है। क्या ये सही है? देखो कोई भी दोष, मैंने पहले ही बताया कि जो जिनके हम संस्कार कैरी करते हैं उन्होंने भी अगर कोई दोष वाला काम किया है तो हमारे डीएनए में आएगा ही, हमारे पैटर्न में आएगा ही। और जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, पहाड़, नदी, झरने जो भी हैं उसमें प्राण का एक अंश जरूर है। पेड़ तो फिर भी बढ़ते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, तो उसमें प्राण तो होंगे ही, तो वो दोष तो लगेगा ही। बहुत सारी चीजें कलेक्टिव मिलके हमें पितृदोष देती हैं। उसमें अलग अलग चीज लोग एक एक स्पेसिफाई करके बोलते रहते हैं कि अच्छा जी ऐसा किया था तो आपको दोष लगा है, ये शायद किसी ने किया होगा आपको दोष लगा है। आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हो उसका भी आपको कैरी करना है, जो जो नहीं करना चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी पूजा क्या होता है, लोग कहते हैं मानसिक पूजा कहीं से भी करो, ये सबसे बड़ी पूजा है ना, क्योंकि मन से हम प्योर हैं, मन से शुद्ध हैं। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो वो ईश्वर के पास या फिर जिनको भी आप मानते हैं वहां तक जरूर पहुंचता है। राइट, मन से थोड़ी देर भी करो, प्रेयर करो, कनेक्ट हो उस डिवाइन से, तो काम करता है आपके लिए, है ना। 2 मिनट के लिए भी लोग ये कहते हैं, है ना। वैसे ही सबसे बड़ा पाप मानसिक पाप है। आप मन से किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, गालियां निकाल रहे हो पीठ पीछे, तो वो भी आपके पाप का ही हिस्सा है। ऐसे करके कितना कुछ हम अपने साथ कैरी करने लग जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता। क्योंकि जैसे शुरू में हमने बताया कि ना पहले के संस्कार रहे ना पहले के लोग, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों में हम फंसे रह जाते हैं। पाप पुण्य क्या होता है उसमें ज्यादा नहीं जाते, लेकिन आपके कारण अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो पाप है। चाहे मन से हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, कैसा भी आप अगर दूसरों को हर्ट कर रहे हो तो वो पाप है, जाने या अनजाने। अब ये जब साथ में जुड़ जाते हैं तो सारे हमारे काम, अब देखो मान लो आपने किसी को दे थप्पड़ मार दिया 2-4, राइट, अब उसके सामने वो कुछ नहीं बोल पाया, अंदर से उसके मन से निकला कैसे ये मार रहा है, इसको कोई मारे तो इसको समझ आए। उसने सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो मन से निकली हुई बात हुई फिर वो आपके लिए तो वर्क करेगी। जैसा कि हम कह रहे हैं कि मानसिक पाप सबसे बड़ा पाप होता है, तो दोष भी सबसे बड़ा ही होता होगा फिर। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस एक खैर थोड़ा ऊपर की चीज है कि सबको हम यही जाने कि हम ही वो हैं और वो ही हम हैं, ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन अवेयरनेस में रहते हुए हम थोड़ा भी कुछ अपने में सुधार कर पाए तो वो काम करता है। हाँ तरुणा जी बोलिए, प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। तरुणा जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते माँ। जी बताइए। माँ मैंने मतलब अपनी लाइफ में ये देखा कि जो लोग गलत करते हैं, बुराइयां करते हैं या गलत काम करते हैं वही फलते हैं, और जो प्रभु का नाम लेते हैं या हेल्प करते हैं, मैंने ऑलमोस्ट देखा वो परेशान नहीं, बहुत परेशान रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? मैंने कहा ना कि अभी जो भी लोग जिस भी स्थिति में हैं, लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हैं, कहा जाता है कि कर्मा का रूल क्या है, आपको वही सर्व होता है जो आप कुक करते हो, अभी या कभी और। खिचड़ी पकेगी देर से पकेगी, किसी की जल्दी पक जाती है। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटता है, किसी का जल्दी किसी का देर से, कोई भी इससे वंचित नहीं रहता। जिनको आप सुखी और संपन्न कह रहे हो, कभी आप उनके घर की स्थिति जाके देखो,
उनके तनाव की स्थिति जाके देखो, जो जितना संपन्न है वो अंदर से उतना ही खाली है और खोखला है। सब कुछ तो सबको नहीं मिलता, वही सबको सब कुछ पाने वाली स्थिति ही देवत्व को प्राप्त करना है, या फिर डिवाइन है, या फिर ब्लिस है। कुछ लोग थोड़े में भी बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा मिल जाने पे भी खोखला फील करते हैं। तो जो लोग डिवाइन हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो अंदर से शांत होते हैं, थोड़े में भी संपन्न फील करते हैं, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो संपन्न है, वो मानसिक संपन्नता में है। अगर किसी फकीर को देखो, उससे ज्यादा आनंद में तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। क्या है उसके पास? कुछ नहीं। लेकिन जो उसका मेंटल स्टेट है, जिस ब्लिस मोड में वो रहता है, वही है। क्या हम दुखी कब हो जाते हैं? जब हम अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो ज्यादा सुखी, मैं ज्यादा दुखी, उसका ऐसा, मेरा ऐसा। इसमें हम बहुत समय लगा देते हैं, उतने में हम कुछ और कर सकते थे, तो हम तो दुखी रहेंगे ही ना। आपके अगर सोचने से चीजें सही हो जाती, तो हर लोग दिन भर सोच के कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह स्टेबल होते ही अपनी लाइफ में, है कि नहीं? तो मैंने क्या कहा कि हमें उस चीज का ओनर होना है, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा माइंड है ना, इस चीज का ऑनरशिप लेना है खुद को। राइट, क्लीन करना है। तो ठीक है, दान, जब तब सब काम करता है, लेकिन तब जब आप थोड़े देर के लिए ही सही, कुछ मोमेंट के लिए ही सही, खुद के सेल्फ को जान पाते हो, क्योंकि वही डिवाइन है। हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, ये सब लोग कहते हैं, चाहे वो बाइबल चले जाओ, कुरान चले जाओ, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब चले जाओ, कहीं भी जाओ, लोग सब जगह बोलते हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं। तो अंश क्या अलग हो गया? अगर थोड़ा और क्वांटम फिजिक्स में जाएं, तो हमारा शरीर एटम से बना हुआ है। हर एटम एक दूसरे को देख रहा है, इन द सेम टाइम हर एटम उतना ही पावरफुल है। जरूरत है उसको एक्टिवेट करने की। तो हम कहां से कमजोर हुए? हम लोग खुद को ही सबसे छोटा समझने लग जाते हैं, ठीक है, सेल्फ डाउट में रहते हैं, हमसे नहीं होगा जी, हमारे बस का। कैसे नहीं है? ठीक है। तो कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कम बैक टू पितृदोष। अभी अभी मैंने बताया कि अगर हमारे मन, वचन, कर्म से हमारे खानदान में कहीं भी किसी से कोई भी गलती हुई हो, जाने या अनजाने, उसका पाप हम कैरी करते हैं, यही पितृदोष है। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए, वो चीज आपसे हुई हो, आपके बच्चों से हुई हो, आपके पिताजी से हुई हो, दादाजी से हुई हो, सबका कलेक्टिव बैलेंस शीट इज पितृदोष। ठीक है, इसलिए आज के समय में, पहले पितृदोष को उतना महत्व नहीं देते थे, क्योंकि संस्कार कुछ ऐसे थे। अब अगर जाओ तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की कुंडली में ग्रह स्थिति कुछ इस ढंग से ही बनती है कि उनको पितृदोष लोग बोल ही देते हैं। कहीं भी आप जाओ, बिना देखे आपको बोलेंगे, चलो जी आपकी कुंडली में तो थोड़ा पितृदोष है, उसकी शांति करा लो। क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं अगर हम दान पुण्य करें, कहीं ना कहीं उस चीज के लिए क्षमा मांगे, तो हम पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता, या गुरु ऋण से, वैसे ही दोषों से भी कोई मुक्त नहीं हो सकता इतनी जल्दी, अगर उस लेवल का हाई अच्छा कर्मा नहीं करे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग?
तो ये दोष तो लगता ही लगता है। तो सबसे पहले क्या है, हम चलिए नहीं समझ पाते क्योंकि ना, जैसे शुरू में हमने बताया कि ना आज के माता पिता पूजनीय रहे और ना हम उतने संस्कारी, क्योंकि 90% चीजें बच्चे माँ बाप को देख के ही सीखते हैं बचपन में। जैसे माँ बाप रहते हैं बच्चे वैसे ही बन जाते हैं, जाने अनजाने। छोटे बच्चे को आप देखो, मम्मा कैसे साड़ी पहनती है, मम्मा कैसे कपड़े पहनाती है, वो सब बिना जाने सुने उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो करेंगे ही। पापा कैसे चल के फोन पे बात करते हैं, दीदी कैसे डांस करती है, वो संस्कार जब वो बहुत छोटे हैं तब से वो कैरी करना शुरू कर देते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता। ठीक है जी। सिमरजीत सिंह कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? सिमरनजीत सिंह। हाँ जी मैम, इसको पितृदोष को हटाया कैसे जा सकता है, आप ये बताएं। मैम डिवाइन होना तो बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी तो डिविनिटी आती नहीं है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। जो कलयुग आजकल चल रहा है ना, या तो बंदा सोच सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाए तभी डिवाइन हो सकता है। फकीर भी तभी डिवाइन है क्योंकि उसका इधर उधर किसी को लेना देना नहीं है, नहीं तो उसकी भी डिविनिटी खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। नहीं, ये सोच मैम बन जाती है ना एक्चुअली, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं मानती हूँ, वो बन तो जाती इसको मैम इससे बचा कैसे जाए, मतलब किसी के पास है पितृदोष, किसी को लगा हुआ है, तो कैसे उससे उसका उपाय क्या हो? ठीक है, जैसा कि मैंने कल एक कोर्स लॉन्च किया है जो कल से पूरे उसमें पक्ष में चलेगा। उसमें मैंने कोशिश करी है कि डीएनए आपका क्लीन किया जाए, उसमें जो संस्कार वो कैरी करता है उसको क्लीन किया जाए। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लेती कि उसको क्लीन करने के बाद आप कितनी जल्दी फिर से रीसेट हो जाए, है ना। अभी के लिए तो आप क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। जो भी संस्कार आप कैरी करते आ रहे हैं उनको क्लीन किया जाएगा, राइट। लेकिन आप फिर से कैरी कर लेंगे। अब इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रिचुअल्स हैं जो खुद से करने होते हैं डे टू डे लाइफ में। वो करने से ऑफ कोर्स आप इतनी जल्दी तो फिर वापस उस जोन में नहीं जाएंगे, ये तो मैं श्योर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हम चाहे ना चाहे आसपास के संस्कार लेते ही रहते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस में डेली जो आपने किया उससे निकलना सीख लिया जाए तो आप बहुत टाइम तक प्रोटेक्ट तो रह सकते हैं, क्योंकि संस्कार इतनी जल्दी नहीं जाते, बिलीफ सिस्टम इतनी जल्दी खत्म नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उस फोन को फॉर्मेट ना कर दिया जाए। ठीक है, रीसेट सिस्टम या फैक्ट्री सेटिंग आती है ना, फोन में सबके पास होगी। उसको उड़ जाने के बाद थोड़ा अफसोस तो जरूर होता है, लेकिन उसको भरने में भी बहुत लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि बैकअप प्लान रहता है ना। मेल में बैकअप स्टोर कर रखा है, इमीडिएट फिर से भर गया। तो उसको थोड़ा क्लीन करके सिर्फ वैसे संस्कार जो अच्छे हों वही आप ले पाए, इसके लिए चीजें आपको सिखा दी जाएंगी। थोड़े रिचुअल्स भी सिखा दिए जाएंगे, क्योंकि जैसा अभी श्रद्धा ने बोला कि कोई पेड़ काटने से दोष लगता है, हाँ वो दोष लगता है। तो इन रिचुअल्स में एक वो भी हिस्सा है पेड़ लगाने का। कौन सा स्पेसिफिक पेड़ लगा के उसके साथ क्या करना है कि आपका पितृदोष शायद उस समय के लिए वहीं रह जाए, ये सब कुछ चीजें हैं वो थोड़ी सीक्रेट है। हाँ क्वीनी जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए प्लीज। जी कोई पहले कुछ बोले, चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्लीज एक बार पहले उनको देख लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज बताइए क्या क्या क्वेश्चंस हैं, एक बार बताएंगे। हाँ जी, किसी ने पूछा है, एक सेकंड, तृप्ति जी ने पूछा है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दोषा, आपने वो उसका आंसर दे दिया है। हाँ। खानदान में पेरेंट्स इमीडिएट लाइनेज और डज इट इंक्लूड कजिन आल्सो, पेरेंट्स ब्रदर एक्सेट्रा एंड देयर लाइनेज? देखो क्या है, सिर्फ ये जो पितृ है ना, वो सिर्फ पेरेंट्स भाई बहन से अलावा भी हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी मित्र हो सकते हैं, या जिनको आपने फैमिली की तरह माना और उनसे हर लेवल पे आप जुड़े हुए हैं, वो भी हो सकते हैं। सिर्फ आपके लिनेज के नहीं, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ बहुत ही इंटीमेट रहते हैं तो उनके संस्कार भी आप लेन देन करते हैं।
हाँ, क्या मेरे पितृदोष में मायके साइड से आता? बिल्कुल बिल्कुल, आपका अगर डीएनए टेस्ट हो तो उसमें माता पिता दोनों के डीएनए आएंगे, तो ऑफ कोर्स आप कैरी तो दोनों तरफ की चीजें करेंगे। क्यों? क्योंकि यू आर द मिक्सचर ऑफ योर मदर एंड फादर। तो वो कोई एक तरफ से नहीं लगता, ये सब सोचने वाली बात है। आपके अंदर जो चीज है, गुण दोष, वो आपके माँ बाप दोनों के हैं, तो दोष भी ऑफ कोर्स आपके माँ बाप दोनों के ही आपको लगेंगे। And there's one more question. What is the DNA healing? हाँ, What is the DNA healing? हाँ अभी बताया तो। डीएनए क्या है? हमारा यूनिक आइडेंटिटी है, सबका डीएनए अलग अलग होता है हर लीनेज का, राइट? तो उसकी क्लीनिंग क्या होती है? जब अगर आप अपने डीएनए में, जैसे शुरू में हमने बताया कि अगर हम कोई चीज यहाँ सीखते हैं, करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो जहां जहां हमारे गोत्र के, हमारे संस्कार के लोग हैं, हमारे वंशज हैं, उन सब में वो चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ये फैक्ट है। तो अगर आपके डीएनए में यहाँ क्लीनिंग होती है या उस पर काम होता है, तो आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के पैटर्न्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज डीएनए हीलिंग। वो सिर्फ आपकी हीलिंग नहीं है, आपके डीएनए की हीलिंग है, वो सिर्फ आपके लिए काम नहीं करता। आप जिनके जिनके संस्कार कैरी करते हैं उन सब के लिए काम करेगा। डिपेंड कितनी इंटेंसिटी से आप उसको देख पाते हैं, कर पाते हैं, या उस प्रोसेस में जा पाते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको डीप ट्रांस में ले जाके फिर क्लीनिंग की जाएगी। क्योंकि आप जब तक अवेयरनेस में हैं, क्लीनिंग संभव नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा चीजें हम कैरी करते हैं अपने ब्रेन में, उसको पहले हटाना ही डिफिकल्ट है। When everyone has because everyone would have done bad deeds. देखिए अब क्या है, श्राद्ध क्या है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जो लोग इस बॉडी में नहीं हैं, कहते हैं ना कि उनका पितृदोष लगता है। अब क्या वो ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ नहीं है उनके आसपास खाना पानी नहीं है, हमारे पैरेलल एक जगह जरूर एग्जिस्ट करती है, वो देवताओं की हो, हमारे पितरों की हो, जो भी हो। अगर हम अपना देखें तो हमारे चारों ओर सबसे पहला घेरा रहता है हमारे पितरों का। किसी भी चीज को आने के लिए एक जो फिल्टर होता है, सबसे पहले हमारे पितर होते हैं, उसके बाद हमारे गुरु होते हैं, फिर ईस्ट होते हैं, फिर देवी देवता होते हैं, और फिर ऊपर से सिद्ध होते हैं, और फिर परमेश्वर होते हैं। इतनी छन्नी से छन्ने के बाद कोई चीज हमारे तक डिलीवर होती है। जैसे बड़े बड़े ऑफिस में आप जाते हो ना, छोटे छोटे फाइल्स अर्जी लगाते रहते हो तो सुप्रीम तक पहुंचता है। वैसे ही सबसे पहले हमारे पितर खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, फिर हमारे गुरु, ईस्ट, देवी देवता, सबको इसीलिए खुश किया जाता है कि उनके पास हमारी फाइल्स पहुंचे और फटाफट ग्रांट होके ऊपर तक चली जाए। ठीक है, तो सबसे पहला फिल्टर जो हमारे पितरों का आता है ना। अब श्राद्ध क्या है? श्रद्धा से दिया हुआ उनको कुछ भी ऑफरिंग, एनी ऑफरिंग विथ ग्रेटिट्यूड, श्रद्धा से कुछ भी हम ऑफर कर रहे हैं, वही श्राद्ध है। इसीलिए इसका नाम श्राद्ध रखा गया। इस ड्यूरिंग माना जाता है कि वो लोग हमारे लोग के बहुत ही करीब रहते हैं, और हम जो भी करते रहते हैं वो देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, फील करते रहते हैं। जो बहुत ही मोटी बाउंड्री है हमारे और उस पैरेलल एग्जिस्टेंस के बीच, वो थोड़ी कम हो जाती है और बहुत पतली सी चादर रह जाती है। आप जो ऑफर करते हैं वो उन तक पहुंचता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में किसी भी चीज को ऑफरिंग का बहुत वैल्यू है। ठीक है, died in the family, get stuck in lower limbs. Yes, that's what I have told you right now. अभी जो मैंने आपको बताया वो वही है कि हमारे पैरेलल फर्स्ट एग्जिस्टेंस होने की होती है। हाँ क्वीनी जी, प्रकृति जी, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे थे, अभी कोई डाउट है आपका? जी प्रकृति जी बताइए प्लीज।
अनम्यूट कर पा रही हैं खुद को? प्रकृति जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी बताइए। गुरुमा, मैं जो पूछना चाह रही हूँ, जैसे सब जैसे आपने बताया कि अगर हमारे को पितृ दोष होता है तो हमारे काम नहीं बनते हैं। तो जैसे अगर मुझे जो पितृ दोष है वो मेरे डीएनए यानी कि मेरे मायके की तरफ से आएगा, या मेरी ससुराल का भी जो दोष है वो मुझे लगेगा, या अगर मेरे हस्बैंड के कुछ काम रुक रहे हैं तो वो मेरा पितृ दोष है या उनका अलग है या हमारा कॉमन है? मुझे ये चीज समझनी अच्छा है। देखिए, हस्बैंड वाइफ अगर कमिटेड होते हैं तो कैसे कमिटेड होते हैं? इंडिविजुअल या 50-50? अम, पता नहीं, मुझे हमारे क्वेश्चन इधर समझ नहीं शादियों आया। में जो संस्कार होते हैं उसमें एक पाणी ग्रहण, हाथ देने की प्रथा है, हाँ जी। तो वो भी एक संस्कार हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को। चाहे वो किसी भी प्रथा में करें, क्रिश्चियन हाथ पकड़ के जाते हैं, हिंदू का हाथ में हाथ देख के कुछ फूल रख के और पूजा पाठ करते हैं, मुस्लिम्स भी एक दूसरे को अग्री करते हैं ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस, सब कुछ होता है। सारे संस्कार में हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक शादी की जाती है, ठीक है? तो आपका जो बच्चा हुआ उसमें किसका डीएनए जाएगा? दोनों का। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आंसर मिला होगा। ठीक काफी है, हद आप तक। जिस चीज में रह रहे हो वहां हर चीज आप 50% शेयर कर रहे हो, तो हो सकता है आपके दोष के कारण आपके पति के भी काम रुक रहे हों, या उनके दोष के कारण आपकी चीजें भी रुक या बन रही हो। लोग कहते हैं लेडी लक है जी, शादी हो गई बस उसके तो भाग्य चमक गए हैं। कुछ लड़कियों के शादी के बाद भाग्य चमक जाते हैं, होता है ना सब केस में। वो क्यों होता है? क्योंकि वो उस अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे की सारी चीजें शेयर करते हैं, इसलिए। तो संस्कार भी वो शेयर करते हैं तो दोष भी शेयर करेंगे। आपकी चीजें क्लीन होंगी तो उनका पाथ क्लीन होगा, या उनकी चीजें क्लीन होंगी तो आपका पाथ क्लीन होगा। ठीक है, अब क्लियर है जो अब मैं क्लियर? पूछना चाह रही थी। हाँ, क्लियर है। ठीक है। और क्विनी जी आप कुछ पूछना चाह रही थी? जय गुरुदेव ऋचा जी। मुझे ये जानना था बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा और मेरी फैमिली की कुंडली में पार्शियल पितृदोष था और है भी, मतलब। लेकिन क्योंकि मैंने अभी जब से कोविड हुआ बहुत डेडिकेटेड साधना मेडिटेशन सब कुछ किया और काफी डिफरेंस मैंने देखा है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स एंड एरियाज। तो मुझे ये जानना है, कोई यार्डस्टिक है मेजर करने के लिए कि अगर कुछ कार्मिक डेट बचा है नहीं बचा है, ऐसे हम कुछ मेजर कर सकते हैं कहीं से? नहीं, कैसे देखो पता measure तो करें? नहीं कर सकते। आप ये जानो कि आप डे टू डे लाइफ में जैसी चीजों को डील कर रहे हो, तो दो चीज हो सकती है, इधर आप अपना डेबिट बैलेंस बढ़ा रहे हो या क्रेडिट बैलेंस बढ़ा रहे हो। अगर इस टर्म में हम समझें, हम हमेशा अच्छी चीजें नहीं करते, जाने अनजाने कुछ ना कुछ हमसे गलती होती है, राइट? तो जब हम क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो डीप क्लीनिंग अगर हर चीज की जाए वो तो और भी अच्छा ही होगा ना। तो इन सब चीजों में, जैसे ध्यान साधना में आप आगे बढ़े, सब कुछ किया, तो आपको इन चीजों में रेगुलर रहना चाहिए और भी रेगुलर हो जाना चाहिए, ताकि जो चीजें कट रही हैं वो फिर किसी हाइट पे आपको लेके जाए, सिर्फ कटे ही ना, है ना? ठीक। वो और प्रोग्रेस इस मल्टीपल हो, इसके लिए भी करना चाहिए ये सब। और इसका इफेक्ट लाइक जैसे अभी जैसे पेरेंट्स की भी एनर्जी बॉडी में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब में जाएगा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, सब तक जाएगा ये ऑफरिंग। ब्रदर, देखो क्या भाई, है, जैसे जो बॉडी में नहीं है उनको हम खाने जो पीने बॉडी में की है। ऑफर नहीं कर सकते, इसलिए उनकी क्लीनिंग का काम, या फिर वो कहीं भी अटके हुए हैं तो उनका पाथ क्लियर हो जाए, डिवाइन के साथ मर्ज होने वाला या रीबर्थ होने वाला, उस पाथ को क्लियर करने के लिए भी हमें उनके लिए ये ऑफर करना चाहिए, है ना? दिस इज अ डिवाइन ऑफरिंग। ठीक। ठीक है, हाँ तरुणा जी बताइए प्लीज। माँ, मेरे दो क्वेश्चन हैं। हाँ एक हाँ तो ये कि जैसे फ्रेंड सर्कल है या आपके रिलेटिव्स बनते भी हैं, अगर हम उनसे कोड कटिंग करें
तो क्या तब भी हमें उनके संस्कार मिलते हैं? और दूसरा, कई बार पूजा में ये होता है कि हम कई बार तो पूजा बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं और कई बार वो पूजा ब्रेक हो जाती है, तो उसका क्या रीजन होता है? अब देखो, कॉर्ड कटिंग बनाई गई है टेक्निक, अब ये क्या है, आजकल ये छोटी छोटी चीजें बहुत पॉपुलर हो रही है। हम क्या करते हैं, उन चीजों से खुद को कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम मानसिक तौर पे उन चीजों से कट हो पाते हैं? ठीक है, अभी देखो एक फ्लो आपस में आ जा रहा है, माँ बाप से जो आपके संस्कार हैं वो आ जा रहे हैं डीएनए में, तो आएंगे जाएंगे। जिससे बहुत इंटीमेट रिलेशन आपने शेयर किया, उसके भी संस्कार आएंगे जाएंगे हमेशा, राइट? तो आपने इधर से कट कर दिया, लेकिन बार बार आप उसी चीज के बारे में फिर से सोच रहे हो, तो आप रिकनेक्ट होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप ये भी सोच रहे हो कि जो उनसे हमने कॉर्ड कट कर दी, व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो सेकंड ब्रेन है, जिसको हमारा नेवल कहते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है गर्भ में, तब से वो नेवल से ही संस्कार सारे लेता है। ठीक है, माँ के गर्भ से भी खाना वो नेवल से ही लेता है, किसी से कनेक्ट भी वो नेवल से ही होता है ना? तो क्या करते हैं, कॉर्ड्स अगर हम इमेजिन करने को बताते हैं, तो बताते हैं कि नेवल से कोई कॉर्ड निकल रही है जिसको आप कट करो, राइट? वो क्या है, हमारा कनेक्शन जिस डीप लेवल पे उनसे बना हुआ है, हम उसको कट करने की कोशिश करते हैं। सिखा तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकल करने में बहुत फर्क है ना? मान लो किसी ने मुझसे कहा कि आप मेरा कॉर्ड कटिंग कर दो, चलो मैंने अपनी तरफ से कॉर्ड कटिंग कर दी, वो रैपिडली मेरी कॉर्ड कटिंग हो गई, मेरी कॉर्ड कटिंग हो गई, इससे कॉर्ड कटिंग हो गई। उन्होंने जाने अनजाने फिर से उनको अपनी लाइफ में ले ही लिया, कहीं ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। तो ये सब ब्रेन गेम है जिसके साथ हम खुद से खेलते हैं, राइट? एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट वैसे भी कर दें बिना इन प्रोसेसेस के, क्योंकि प्रोसेस में हमारे ब्रेन को ऑक्युपाइड रहने में बहुत मजा आता है, उसको कुछ ना कुछ मसाला चाहिए सोचने के लिए हमेशा। तो ये सब जो टेक्निक्स बताई गई हैं, उसमें ऑक्युपाइड रखने के लिए बताई गई। अगर मन से ही किसी को छोड़ दिया कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, तो बिना इन सब चीजों के भी आपकी कॉर्ड कटिंग इमीडिएट हो जाएगी। तो क्या अपने ब्रेन को, अपने सेंस ऑर्गन्स का कमांडर आप खुद बने प्लीज, उसके अंडर कंट्रोल ना आए। ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे चारों ओर जाल बुनने का काम यही करते हैं। एक्चुअल एग्जिस्टेंस सिर्फ हमारे सोल की है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको जानना ही स्पिरिचुअलिटी। क्लियर? और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी दी, किसी ने पूछा है, श्रेय ने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए हीलिंग? डीएनए हीलिंग इज अ डीप ट्रांस। ठीक है, आपको थोड़े देर के लिए आप खुद को गायब फील करेंगे। वो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, थोड़े देर के लिए आप स्विच ऑफ हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और अंदर कुछ कनेक्शन होगा और आप फिर वापस आ जाएंगे। उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आपकी लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है तो कुछ लोग 1 मिनट के लिए जाएं, कुछ 2 मिनट के लिए, कुछ 20 मिनट के लिए, या फिर रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं सो 30 मिनट्स टोटल वो ट्रांस में ही रहे। यू नेवर नो, वो जितना डीप जाएंगे उतनी डीप उनकी जितने भी परसेप्शन है, जितने बिलीफ सिस्टम है, जितने संस्कार हैं, वो सब शुद्ध किए जाएंगे, प्यूरिफाई किए जाएंगे। नॉट फॉर्मेट, डोंट वरी, उसको प्यूरिफाई किया जाता है ना? जैसे छान की गंदगी निकाली जाती है, वो प्रोसेस आपके ट्रांस में किया जाएगा। उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे से आपकी लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा। आपके डीएनए सिर्फ संस्कार कैरी करते हैं, ठीक है? इसलिए हर के डीएनए यूनिक होते हैं, क्योंकि वो उसके खानदान की परंपरा, संस्कार एंड ऑल कैरी करते हैं। तो उसको फिल्टर किया जाता है, सफाई की जाती है उसकी। ये कुछ इसमें खास कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पास एक जल रखना है, किसी भी चीज में, वो प्लास्टिक की चीज में नहीं होना चाहिए। उस पानी को पी लेना है, नथिंग मच।
शायद बताऊं, या फिर शायद फर्स्ट डे भी एक छोटा सा काम आप लोगों को करने को कहूँ, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बताइए प्लीज। अनम्यूट कीजिए प्लीज श्रद्धा को। गुरुमा, जैसे अगर हम नहा के नहीं, इसके बाद नहाते, कितनी देर बाद नहा सकते हैं? मिनिमम 30 मिनट्स। ठीक है। क्योंकि 30 मिनट्स तक एक जो न्यू कमर भी है, जो प्रैक्टिशनर नहीं भी है, उसके अंदर भी वो एनर्जी उसी इंटेंसिटी में 30 मिनट्स तक एटलीस्ट रहती है। तो उतनी देर तक क्लीन ना करें, और क्लीन भी करें तो बाकी बॉडी से आप नहा सकते हैं, सिर्फ सिर से नहीं नहाया जाता, क्योंकि जो भी आपके अंदर शक्तिपात, प्राणपात या कुछ भी किया जाता है ना, तो उसको क्लीन नहीं करते, बाकी आप बॉडी पे से नहा सकते हैं। और कोई है जिनको क्वेश्चन है, कोई डाउट रह गया पितृ दोष के बारे में? एक क्वेश्चन है दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये ऐसा टाइम होता है कि जो वो बीच की परत होती है इस दुनिया की और उस दुनिया की, वो सबसे छोटी होती है, जैसे पितृ हैं, तो जो पितृ हैं वो एनर्जी बॉडी में है या जैसे भी, मतलब जो भी आप बताओ, तो पर उनका रीबर्थ, उनका भी तो रीबर्थ होता रहता है ना, तो फिर हमारे जो मतलब वो पहले वाले लीनिएज वाली सोल्स हैं, तो कुछ शायद एनर्जी बॉडी में होंगी, कुछ तो फिजिकल बॉडीज में होंगी ऐसे, तो हाउ डज दिस वर्क कि मतलब जो एनर्जी बॉडी वाले हैं वो हमारे कैसे होता है? नाइस क्वेश्चन। देखो क्या करते हैं हम, दिन भर में जितने भी हमने बर्थ लिए हैं उसका कोई ना कोई, राइट, ये तो पता होगा। कभी हमको वो कुत्तों की तरह स्मेल आती है, कहीं तो बहुत अच्छा कुछ पका है, कभी बहुत दूर की आवाज सुनाई देती है ना, कभी बहुत ज्यादा चीजें सेंस करने लग जाते हैं, राइट। तो हर एक, अगर किसी भी प्राणी में देखा जाए तो उसका एक सेंस ऑर्गन बहुत डेवलप रहता है। एक ह्यूमन बॉडी ही ऐसी है जिसको ये ब्लेसिंग्स मिली है कि उसके 5 सेंस ऑर्गन्स डेवलप रहेंगे, ठीक है, फिर भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं दिन भर में, कभी ये देखा है बहुत बारीकी से, तो हमारी ये जो फिजिकल बॉडी है, हमने जितने भी बर्थ लिए हैं उसके थोड़े थोड़े संस्कार वो कैरी करता है, ठीक है। कोई छोटा बच्चा प्लेन उड़ाने लग जाता है, फ्लूट बजाने लग जाता है, उसको पुरानी चीजें बहुत सारी याद रहती हैं, क्योंकि उसकी वो मेमोरी बहुत स्ट्रांग रह गई है और उन संस्कारों के साथ वो पैदा हो गया, ठीक है। हमारे अंदर वो जब हम बॉडी ट्रांसफर करते रहते हैं तो एक चिप हमें दे दी जाती है, वो क्या है, वो सारा उसमें बैलेंस शीट बना के चिप डालते हैं कि भाई इतने अच्छे कर्म है इसका भी देख लेना, इतने बुरे कर्म है इसका भी भोग लेना, उसके साथ ही वो आ जाता है। तो हमारे जो रहे हैं पूर्वज, पुरखे, अगर उन्होंने कहीं जन्म भी ले लिया तो भी चूंकि हम उनको बुलाते हैं, उनसे प्रे करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हम फील कर पाते हैं, तो उस एनर्जी को हम फील कर पाते हैं। इन द सेम टाइम जब हम यहाँ क्लीनिंग करते हैं किसी चीज की, कोई से वो सबकॉन्शियसली या फिर एक सटल लेवल पे तृप्त होते हैं, उनका किसी भी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। आदमी कभी कभी बहुत ही कंटेंट फील करता है बिना किसी कारण के, है ना, वो सोचता है कि कोई ना कोई लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, शायद उसको पता नहीं होता। ऑल्दो हमारे अंदर ये सब कुछ है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कौन सोच रहा है हमारे बारे में, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। कुछ लोग है ये अच्छा नहीं सोचता, इससे थोड़ा दूर होती है चीजें। कैसे, जब हम उस लेवल पे इस चीज को समझ पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, ठीक है। हम अकेले नहीं है, बस इतना समझ जाओ, पता नहीं कितने जन्मों का ये फल है कि हम यहाँ हैं। ये सब ऑलमोस्ट शास्त्रों में सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेट की गई है। कई जन्मों का फल है कि हमने ये मानव शरीर धारण किया, हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली, हमारे पास
इतनी सारी, देखो ह्यूमन बॉडी की ही रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और किसी की भी नहीं, और वो इस ढंग से और जी मेरे क्वेश्चंस हैं अच्छा शनि हम लोग का। हाँ तो मैं जल्दी से मेरे को बस बताइएगा। हाँ मेरा एक पहला क्वेश्चन है कि अगर कर्मा जिसको जैसे कोई जिसको नहीं पता स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो नहीं समझता स्पिरिचुअलिटी क्या है, या जो किसी गुरु के संदर्भ में नहीं आया कि अगर कोई सिर्फ कर्म के बेसिस पे और उसकी जिंदगी में चीजें ठीक जानते ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बट लाइफ में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं या जो भी हो रहा है बस होता जा रहा है, डू यू थिंक कि उन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए कि सिर्फ कर्मा ही अगर बेटर करते जा रहे हैं तो वो काफी है? देखो, कर्मों के लेवल पे अगर कोई बहुत बढ़िया करता जा रहा है एक्चुअली अवेयरनेस में रहते हुए, तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, नहीं चाहते हुए भी। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है भाई कि आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि वो पता है उसको कि वो कर्म अच्छे करेगा तभी उसको अच्छा मिलेगा। तो कार्मिक पाथ पे मैं यहाँ भी तो ये कह रही हूँ कि अवेयरनेस में रह के हर वो काम करो जो अच्छा ही हो आपके लिए। आप जो कुक करोगे वही सर्व होगा, मैं इससे अलग तो कुछ नहीं बता रही। तो जो स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर्स भी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वो अवेयरनेस में रहते हुए अच्छे कर्म ही करेंगे। नहीं, बट कुछ लोग कर्मा को एज इट इज कर्मा नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए A to B माना, B पहुंच गया, B to C गया, C to D गया, बस इतना अपना जो काम है बस मैं करता जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कर्म क्या है, मुझे नहीं पता स्पिरिचुअलिटी क्या है, बस क्योंकि लाइफ में ये चीज इस तरीके से अचीव करनी है तो मैं कर रहा हूँ। एंड जाने अनजाने क्योंकि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है या कुछ भी है, मैं अपनी लाइफ में सब चीजें उस तरीके से करता आ रहा हूँ कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि मुझे समझता है कि किसी को हेटरेट करने से हेट मिलती है। सिर्फ इतना समझ में आता है। तो हाँ, तो क्या ये काफी है? समझ आता है तो काफी है ना। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल पाथ पे अभी नहीं है तो उसको कभी ना कभी आना ही पड़ेगा, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि हमारे अंदर जो बीज है, जो परमात्मा का अंश है, वो कभी ना कभी मेन सोर्स से मिलेगा ही, और उसको ढूंढने के लिए वो भटकेगा ही। अभी नहीं है, कभी और आएगा ही, इन चीजों को समझेगा ही, है ना। शायद उसका समय अभी ना आया हो, इतनी अवेयरनेस में वो ना हो। जिन लोगों को अवेयरनेस समझ आती है वो इस चीज को लेके थोड़ा ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। ठीक है, तो कल हम एक कोर्स कर रहे हैं वो डीएनए के लिए। जो लोग भी उसमें एनरोल करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और जो लोग अभी मेडिटेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अभी से 2 मिनट बाद आज फुल मून मेडिटेशन है, वो फ्री है सबके लिए, सिर्फ ग्रेटिट्यूड के लिए और इस दुनिया को थोड़ी हीलिंग देने के लिए, अपनी एनर्जी अच्छी वाइब्रेशंस ट्रांसफर करने के लिए। तो जो लोग इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए और हम मेडिटेट करते हैं, क्योंकि आज फुल मून है, राइट, पूर्णिमा है आज। तो करते हैं मेडिटेशन, राइट। चले फिर, किन्हीं का कोई डाउट नहीं रह गया तो ओके ओके, गुड नाइट।